ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। जीवन अनिश्चित है। इस अनिश्चितता में खूबसूरती भी है और समस्याएं भी। कई बार आने वाला पल हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतरीन होता है और कई बार ये घनघोर विपत्ति भी लेकर आता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी दुनिया के कई देशों में दहशत का माहौल है। भारत में भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ढेर सारे सवाल हैं। क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या ये डेल्टा वेरिएंट से और ज्यादा खतरनाक साबित होगा? इससे बचने के क्या उपाय हैं? इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए और श्रोताओं से जुड़ने के लिए हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार सर। और अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर और हमारे फोन नंबर पर फोन कर इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज 10 दिन से ज्यादा हो गए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा यह जा रहा था कि 20 नवंबर को इसने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में दस्तक दी। उसके बाद वायु मार्ग के जरिए दुनिया के तमाम देशों में ये नया वेरिएंट पहुंचा। भारत में भी इसके कई मामले आ गए हैं। अब तक जो रिसर्च हुई या स्टडी हुई उससे क्या सामने आ रहा है? ये कितना खतरनाक है? तो पहली चीज समझनी जरूरी है कि वेरिएंट क्या चीज होती है जी। तो एक वायरस एक सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सेल से बना होता है वायरस। तो उसका जो डीएनए मटेरियल होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो वो चेंज होता रहता है। तो ये वेरिएंट का मतलब है कि हम जेनेटिक एनालिसिस कर चुके हैं इस वायरस का। जो ओरिजिनल वायरस था उसका जीन सीक्वेंस हमें पता है। तो हर जीन सीक्वेंस जो चेंज होता है उसको हम वेरिएंट कहते हैं। तो वेरिएशन आना एक बहुत कॉमन चीज है वायरसेस में। इसलिए आपने देखा होगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का हर हमेशा नए स्ट्रेन का वैक्सीन बनता है हर साल और वो लगता है हमें। तो इसका मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस भी हर साल अपना वेरिएशन दिखाता है, तो हमें उसका अगेंस्ट काम करना पड़ता है। तो वेरिएशन आना बहुत स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा। ओमाइक्रॉन एंड नहीं है, इसके बाद कोई और भी वेरिएशन आएगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वेरिएशन से एक फायदा भी होता है कि वो वायरस उतना विरुलेंट नहीं होता जितना पहले था। वो धीरे धीरे अपनी विरुलेंस खो देता है, यानी कि अपना अटैक करने का फंक्शन कम होता है। लेकिन अभी हमें देखना है, इस समय हमारे पास नया वेरिएंट है जिसको ओमाइक्रॉन कहा है WHO ने, कि ये कैसा वायरस है। तो इसमें 2-3 चीजें उभर के आई हैं जो साउथ अफ्रीका से आया। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने हमें जो रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट हमने देखा था फरवरी मार्च में इंडिया में, वो भी काफी ट्रांसमिसिबल, यानी कि एक से दूसरे को होने में ज्यादा चांस था। ये उससे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है शायद। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन होना या सीरियस इलनेस होना कम चांस है, यानी कि माइल्ड इलनेस का ज्यादा चांस है। अब ये रीजन हो सकता है कि वहां वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से इलनेस माइल्ड है। तीसरी चीज जो करेक्ट हमें पता लगी है कि आरटीपीसीआर टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई हमें स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा। और चौथी चीज, इसमें वैक्सीन जो मिली हुई है लोगों को वो इफेक्टिव है। वो माइल्ड इलनेस किसी को प्रोड्यूस कर दे, उसमें इन्फेक्शन हो जाए लेकिन इलनेस होने का कम चांस है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है ओमाइक्रॉन के वायरस के बारे में। जैसे जैसे और टाइम पास होगा हमें और डेटा मिलेगा और हम और बता पाएंगे कि ये क्या है। इतने 15 दिन में ये पता है कि ज्यादा इलनेसेस नहीं हुई, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, ज्यादा सीरियस मरीज नहीं देखे गए। जी डॉक्टर बलबीर, अमेरिका के जो प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंटनी फाउची हैं, उन्होंने भी कहा कि ये संक्रामक कम है। दुनिया भर से कई इस तरह के आलेख भी प्रकाशित हो रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे लोगों में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी जेनरेट होगी और हर्ड इम्यूनिटी के करीब दुनिया बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, जिससे इस वायरस का यानी कोरोना का खात्मा भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी कहा कि वायरसेस खत्म कैसे होते हैं।
तो आपने देखा जो स्पेनिश फ्लू था वो भी तो खत्म हुआ 2 साल में। तो ऐसे ही वायरस खत्म होते हैं, वो वेरिएंट बनाते रहते हैं। वेरिएंट जनरली जब फिर इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, जो इम्यून हो जाते हैं लोग उनके अगेंस्ट काम करते हैं, तो वो विरुलेंस खो देता है अपना, वो अटैकिंग नेचर उसका कम हो जाता है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। ऐसे ही इलनेसेस खत्म होती है। H1N1 में भी ऐसे ही देखा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स में भी ऐसे ही हुआ, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। अल्टीमेटली कोरोना की हार होगी। लेकिन अभी जब तक नहीं होता है, हमें अपने आप को बहुत सावधान रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव का बहुत ऑलमोस्ट आने वाली है। तीसरी लहर की आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो तीसरी वेव से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम देखा है कि 50% इंडिया में फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं। मुझे वो उससे बहुत खुशी होती है कि इंडिया में एक लार्जेस्ट नंबर है वर्ल्ड में जो इम्यूनाइज्ड है। बट हमें ये भी याद रखना है कि 50% इम्यूनाइज्ड नहीं है। उसमें बहुत ध्यान देना है, जो एल्डरली हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनको और बीमारियां जैसे किडनी की या हार्ट की या कैंसर की, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो वैक्सीन लगवाना सबसे पहला काम है कि अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आप कल ही जाइए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं है कि मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, इसका कोई आंसर नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कोविड टीका लगाना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर बलबीर, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई सारे मरीजों में हमने देखा कि हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो गई और जो पहले से हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे थे लोग, उनको कोरोना ने या फिर लॉन्ग कोविड ने ज्यादा परेशान किया। ऐसे लोगों को सर्दी के मौसम में किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? तो सर्दी के मौसम में पहला तो कोविड रिलेटेड सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। लोगों को नहीं मिली है, जितने जहां काम चल सकता है बिना मिले या फोन से या ऑनलाइन काम से, उसको करिए। अगर जो चीज शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ही करिए, मॉल जाने की जरूरत नहीं। पहली चीज तो कोविड रिलेटेड बिहेवियर सबको, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको इससे अलग होना चाहिए। तो हम सबको कोविड रिलेटेड बिहेवियर में एंटरटेन करना चाहिए। फिर जिनको हार्ट की बीमारी पहले हो चुकी है उनको ठंड से बचना चाहिए, ठंड में वॉक नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए। फिर अपना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के शॉट भी लगवा लीजिए। ये मत भूलिए कि आप हार्ट पेशेंट को हम सबको सजेस्ट करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाएं, तो उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवानी है, चाहे कोविड लग चुकी है, इन्फ्लुएंजा भी लगवानी। तो और ये ध्यान रखना कि अपनी दवाइयां टाइम पे लें। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी होती है, तो बीपी की दवा बिल्कुल टाइम पे लेनी चाहिए और ठंड से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ठंड में हार्ट अटैक्स भी ज्यादा होते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस हार्ट पेशेंट्स को अभी कोरोना के टाइम पे और ज्यादा जरूरी है। एक प्रिकॉशन जो शायद लोगों को कम बताया जाता है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें कहते हैं सिट लेस वॉक मोर, कि हमें ये देखना है कि हम जब जागते हैं, चाहे 10 घंटे जागते हैं, चाहे 9 घंटे, चाहे 11 घंटे, हमें कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 4 घंटे से कम बैठें। 7 घंटे, अगर 11 घंटे जाग रहे हैं तो 7 घंटे में चलते रहें, 4 घंटे ही सिर्फ बैठे, इससे ज्यादा नहीं बैठे। तो ये कोरोना टाइम पे अगर आप बाहर नहीं निकल रहे तो घर पे ही चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही सलाह दी लोगों को। कार्यक्रम में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हौसला प्रसाद जी हैं। हौसला जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर यार। हौसला जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो नया कोरोना आया है तो और ये इसकी जो है ये क्या मायने हैं, ये कितना घातक है, और ये जो मास्क हम लोग लगाते हैं, नॉर्मल मास्क और एंटी मास्क है, इसका बताइए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जाती है, लेडीज ही क्यों लगाती है? पहले सवाल पर हमने इस कार्यक्रम में चर्चा कर ली है डॉक्टर बलबीर, नए वेरिएंट के बारे में। इनका दूसरा सवाल है कि कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क से क्या नए वेरिएंट से बचाव संभव है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मास्क पहनाना चाहिए, कोई भी मास्क हो। अगर आप N95 लगा सके तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं लगा सकते तो कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये नए वेरिएंट के अगेंस्ट भी मास्क इफेक्टिव है, ये नए वेरिएंट के अगेंस्ट भी हाथ धोना, सैनिटाइज करना भी इफेक्टिव है। तो वो सब हम भूल नहीं सकते, लेकिन सबसे जरूरी है
वैक्सीन, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इनका एक और सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन ज्यादातर महिला स्वास्थ्यकर्मी ही क्यों लगाती हैं? ये सवाल का मैं आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल नर्सेज ज्यादा है मेल नर्सेज से। अगर रेशो देखी जाए तो फीमेल एज नर्सेज जो कैरियर चूज करती है वो वुमेन ज्यादा यूज करती है। रेशो है 1:6 या 1:7, तो इसलिए आपको फीमेल नर्सेज ही इंजेक्शन लगाती हुई मिलती हैं। डॉक्टर बलबीर, बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से ये भी खबर आई कि हांगकांग जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि वहां हवा से भी ये कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है। आपने भी इस तरह की स्टडीज पढ़ी होंगी, कितना दम है, कितनी सच्चाई है? मुझे लगता नहीं ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो देखा गया है, चाहे नया वेरिएंट है चाहे पुराना, ये 6 फीट या 8 फीट से ज्यादा एयर में नहीं जा सकता। तो एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। कोई खांसी करेगा तो थोड़ा ज्यादा दूर चले जाएगा, वायरस ज्यादा ट्रांसमिट होगा, लेकिन अदरवाइज ये इतनी ट्रांसमिसेबल डिजीज नहीं है। इस समय जब भारत में 125 करोड़ कोविड डोजेज वैक्सीन का आंकड़ा हमने पार कर लिया है, संपूर्ण टीकाकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अड़चन आ रही है वो भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। उनके मन में अब भी हिचक है, वो अब भी डरते हैं कि कोविड टीका लगाने के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर मैं बचूंगा ही नहीं, या फिर हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। पुरुषों में बांझपन का भी डर बहुत सारे लोगों में है। ये डर कैसे दूर हो ताकि देश संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर ले? तो पहली चीज है कि किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से टीका ना लगे। चाहे हार्ट पेशेंट है, चाहे लंग कैंसर है, चाहे कोई कैंसर है, चाहे दवाइयां चल रही हैं, चाहे किडनी पेशेंट है, चाहे रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कोई किसी किस्म की बीमारी, चाहे डायबिटीज, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उस वैक्सीन को। सेकेंड चीज इसमें मानना पड़ेगा कि हमने कई तरह की वैक्सीन लगवाई है, हम सब ने लगवाई है, तो ये उनसे भी ज्यादा सेफ है। तो सेफ्टी गारंटीड है। तो अगर सेफ्टी गारंटीड है तो फिर ना लगवाना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। जी बिल्कुल, अपने मन की सारी शंकाओं को दूर करिए और टीका जरूर लगाइए। इस समय कोरोना से बचने का यही एकमात्र उपाय है। किसी भी तरह का वेरिएंट क्यों ना आ जाए, टीका प्रभावी ही रहेगा। बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा थी, जो नया वेरिएंट आया है, इससे हमें कैसे कैसे बचाव होगा। इसका तो जो है ना प्रसार ही बहुत दूर तक फैलता है। इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? डॉक्टर बलबीर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना से अलग किसी तरह की बीमारी आ गई है, अब इसमें बचने के क्या उपाय होंगे? तो मैंने जैसे पहले बोला कि ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, 3 महीने बाद एक और आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वेरिएंट नहीं आएंगे, लेकिन वेरिएंट से डरने की कोई बात नहीं है। ये प्रिकॉशन वैसे ही लेनी है जैसे पहले लेते हैं। हो सकता है ये कुछ घातक ना हो, और ऐसा लग रहा है जितना हमें डेटा मिला है कि ये घातक नहीं है, लेकिन इसमें एक ध्यान जरूर है कि ये जो हम बोल रहे हैं घातक नहीं है, हम उनमें बोल रहे हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई है। तो वैक्सीन लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सारे प्रिकॉशन जैसे ले रहे थे उनको भूलिए मत, उनको बिल्कुल अहम तरीके से फॉलो करिए। उसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रिकॉशंस लेते रहिए, उसको मत भूलिए। जी हाँ, बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। कोविड नियमों का पालन हमेशा से करते रहिए। साथ ही साथ कोविड टीका लगाने में बिल्कुल कोताही मत बरतिए। आप कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके घर के नजदीक जो टीकाकरण केंद्र है वहां जाइए, और वहां पर भी आप वॉकिंग रजिस्ट्रेशन करवाकर कोविड टीका ले सकते हैं। कोविड टीका इस समय बेहद कारगर है। किसी भी तरह का वेरिएंट हो, ये आपको बचाए रखने में सफल साबित हो सकता है। कार्यक्रम में हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से संगम कुमार। संगम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, डॉक्टर बलबीर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले डॉक्टर बलबीर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने टीका लगाया, उसमें आपका सहयोग दिया, आप योगदान दिए, इतनी बड़ी भूमिका निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं तो ये है कि सर
यदि ये सब आज हम लोग के जो स्कूल है खुल चुके हैं और जो नई ये ओमिक्रॉन का जो नया लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल इसी में चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या महिला इस समय जैसे गर्भावस्था में है, 8 महीने की गर्भावस्था में है, तो क्या वो टीका ले सकती है या नहीं? पहले सवाल पर इस कार्यक्रम में बहुत चर्चा हो चुकी है। जो इनका दूसरा सवाल है बलबीर, उस पर आप क्या कहेंगे? तो दूसरा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। ये लोग डरते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मदर अगर बच्चे को दूध पिला रही है तब भी ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। डॉक्टर बलबीर, एक व्यवहारिक सवाल बहुत सारे देशवासियों के जहन में है कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई तो जो पहली लहर, दूसरी लहर, ये फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ही क्यों आती हैं, और तीसरी लहर पर भी जब हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो हम फरवरी के आसपास ही पहुंच रहे हैं। इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वायरसेस। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंजा वगैरह वायरस सर्दियों में आते हैं जी। ये 12 महीने डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम्स में, कभी ठंड में आया, कभी गर्मी में आया, कभी किसी मौसम पे भी आ सकता है। तो इसका कोई लिंक नहीं है कि फरवरी में ही हमारे आएगा और थर्ड वेव कब आएगी कि नहीं आएगी ये भी कहना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि नंबर्स राइज करेंगे, इन्फेक्शन राइज करेगा, पर्टिकुलरली जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें राइज करेगा, बट ये इन्फेक्शन राइज करेगा, ज्यादा सीवियर इलनेस होने का कम चांस है। बच्चों पर बात करें डॉक्टर बलबीर, तो बच्चों को लेकर ये कहा गया, जब डेल्टा वेरिएंट अपने चरम पर था, अप्रैल मई का महीना था, तो बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि तीसरी लहर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। नया वेरिएंट आ चुका है, तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या अब भी आपको लगता है कि बच्चे प्रभावित होंगे? नहीं, डेल्टा वेरिएंट बहुत एग्रेसिव वायरस था जिसने बहुत मोर्टालिटी किया, बहुत लोग मरे, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन बच्चे नहीं आए हॉस्पिटल में। तो ये इंडिकेट करता है बच्चों ने फाइट किया, बच्चों ने वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरह फाइट किया और वायरस उसको तंग नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकता। जो बच्चे घर पे हैं अपनी मदर के साथ रहते हैं और मदर को हुआ और बच्चे को ना हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बच्चों को सिम्टम्स नहीं आए, ज्यादा इन्फेक्ट नहीं, ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हो, बहुत मामूली नंबर से हॉस्पिटलाइज है। तो ये ओमाइक्रॉन भी ऐसा ही रहेगा उनके साथ। जी बिल्कुल। राजस्थान के अलवर से राम किशन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राम किशन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। सर डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं ब्लाइंड आदमी हूँ ना, और सर जी मैंने वो भी लगवा ली दोनों वैक्सीन, पर मुझे डर लगता है कैसे इसका ज्यादा वो हो जाएगा। सर मुझे ये बताओ कैसे कैसे सावधानी। जी डॉक्टर साहब, तो मुझे सवाल समझ नहीं आया कि वैक्सीन लगवा लिए या लगवानी है? इन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है। ये नेत्रहीन व्यक्ति हैं, अब नए वेरिएंट से बचाव के तरीके पूछ रहे हैं। तो आपने अच्छा किया जो दोनों डोजेज लग गई, तो आप काफी प्रोटेक्टेड हो। लेकिन आपको मास्क पहनना और हैंड वॉश करना और सैनिटाइज करना, सारे प्रिकॉशंस लेना अभी भी जारी रहेगा और कई महीने जारी रहेगा। ये खत्म नहीं होने वाला है इतनी इजीली। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप डरो नहीं बिल्कुल भी जी। और जब तीसरी बूस्टर की बात आएगी, वो शायद अगले साल आएगी, तो सरकार अनाउंस करेगी कि तीसरा बूस्टर अब लग सकता है। जी, एक और मानसिकता भारत में देखने को मिल रही है पिछले 2-3 महीनों से। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, अब वो मास्क लगाना नहीं चाहते। उन्हें ऐसी सोच उनके अंदर हो गई है कि अब हमने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, अब कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और डॉक्टर बलबीर, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अब बिना मास्क के ही सड़कों पर या बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। इस सोच और मानसिकता पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत सोच है और कई हमने देखे जिनको सीरियस इलनेस हुई वैक्सीन के बाद भी। ये कम परसेंटेज है बट हो सकती है। तो ये मत मान के चलिए कि आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपको अब बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आ सकती है और कईयों को खतरनाक बीमारी भी आ सकती है। तो मास्क पहनना, प्रिकॉशन लेना, अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वैक्सीन चाहे लगे या चाहे लगे। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो ओमिक्रॉन जो नया वायरस है अपना वेरिएंट है सर,
इस सिटी वैल्यू के बारे में और ये जो जोलम सीक्वेंस के बारे में सर जानना चाहता हूँ सर। ये इसके लिए क्या नए लैब बनने वाले हैं? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसमें सीटी वैल्यू कितने से कितने के बीच हो सकता है, और दूसरा जानना चाहते हैं कि जो अभी कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, क्या उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग संभव है या नए लैब बनाने होंगे? देखो, हिंदुस्तान में बहुत लैब्स हैं जो जीन सीक्वेंसिंग कर रही हैं, और वो बहुत है कि इसमें आपको बहुत लैब्स नहीं चाहिए। हर मरीज का आपको जीन सीक्वेंस नहीं चाहिए। ये ओनली रिसर्च लैब्स में ही चाहिए होती है जीन सीक्वेंसिंग। वो वेरिएंट टेस्टिंग के लिए होती है। तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए रिसर्च लैब्स चाहिए, हमें रूटीन टेस्टिंग के लिए नहीं चाहिए रिसर्च लैब्स। बट अच्छी ये बात है कि आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट जो हम कर रहे थे कोविड के लिए, वो ओमाइक्रॉन के लिए भी वैलिड है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, वो सेम वायरस है जिसने थोड़ा वेरिएशन किया। जी बिल्कुल, ये जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने बताई कि इसमें बहुत ज्यादा हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए उनके सैंपल्स को लेकर। डॉक्टर बलबीर, बहुत सारे देशवासियों के जहन में एक सवाल है कि क्या नए वेरिएंट को लेकर वैक्सीन निर्माण का कार्य दोबारा से शुरू होगा, नई वैक्सीन तैयार की जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी वेरिएंट आता है, तो हर साल न्यू वैक्सीन तैयार होती है और बनती है। तो अब हमें टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, अभी हमें एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें ये नहीं चाहिए कि वैक्सीन नहीं बनाए और लगाएं। हमें 3 महीने चाहिए होते हैं कि एक नया वेरिएंट आए, इस नया वेरिएंट के अगेंस्ट भी अगर वैक्सीन चाहिए तो 3 महीने लगेगा उस रिसर्च लैब में उसको सीक्वेंस करने में। और जो फुल वायरस की वैक्सीन हैं, जैसे हमारी हिंदुस्तान की कोवैक्सीन है, उसमें कोई भी जरूरत नहीं है सब करने की। डॉक्टर बलबीर, इससे पहले कि अगले कॉलर के पास चलें, पिछले कॉलर का एक और सवाल था कि इस नए वेरिएंट के सीटी वैल्यू को लेकर क्या जानकारी है? अभी हमें नहीं पता, बिकॉज ये रिपोर्ट्स नहीं आई है और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत कम पेशेंट्स हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट मेरे को लगता है ये सेम है, जो कोविड के लिए सीटी वैल्यूज थी इसके लिए भी सेम होंगी। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी, और डॉक्टर बलबीर साहब को भी नमस्कार जी नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनको गंभीर बीमारी है वो भी टीका लेने में आनाकानी करते हैं, तो इसके बारे में क्या करें डॉक्टर साहब बताएं। और जो नया वर्ष आता है, ये भी हमने सुना है कि कुछ इंसानों को फायदा भी दे जाता है, ये भी जानना था। और क्या इंसान में जी अपने आप बनते और अपने आप खत्म हो जाती है, इसके बारे में? जी डॉक्टर साहब, तो इन्होंने सवाल किया, क्या कोई किसी को गंभीर बीमारी है तो उसको भी टीकाकरण करना चाहिए कि नहीं, पहला सवाल ये है इनका। जी। तो गंभीर बीमारी की डेफिनेशन बहुत फर्क हो सकती है। अगर किसी को फीवर है या इन्फेक्शन है, निमोनिया है किसी और कारण से, तो उसमें तो आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम चाहेंगे फीवर ठीक हो, इन्फेक्शन ठीक हो, इससे पहले कि हम वैक्सीन दें। और बाकी गंभीर बीमारियां जैसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक या फिर किडनी प्रॉब्लम, इन सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी गंभीर हो। तो फीवर, इन्फेक्शन को छोड़ के बाकी सब गंभीर बीमारियों में वैक्सीन लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। इनका एक और सवाल है कि जो इम्यूनिटी बनती है मानव शरीर में, चाहे वैक्सीन के बाद या प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है, क्या वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है? हाँ, ये समाप्त होती है। अब कितने समय के बाद समाप्त होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जनरली वायरसेस के साथ हमने देखा है 1 साल में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो ये इस तरह के वायरसेस होते हैं। तो मुझे पक्का है कि अगले साल गवर्नमेंट तीसरा बूस्टर के लिए अनाउंस करेगी, तो हमें लेना पड़ेगा जब 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये माना गया है कि 1 साल लिमिट होती है इसकी इम्यूनाइजेशन। तो जिन लोगों ने डॉक्टर साहब भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत जनवरी में हुई, आप जैसे फ्रंटलाइनर्स को पहले वैक्सीन लगी, ऐसे लोगों में क्या अब बूस्टर डोज की जरूरत है? क्या उनमें इम्यूनिटी अभी भी है या खत्म हो गई? उनको पक्का जरूरत पड़ेगी थर्ड बूस्टर की। कल ही हमारे पब्लिकेशन आई है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जिसमें दिखाया गया कि जिनको थर्ड बूस्टर लगी, ये फाइजर की बात है क्योंकि अमेरिकन स्टडी है, जिनको थर्ड बूस्टर लगा उनका वर्सेस जिनको सिर्फ 2 बूस्टर लगे हैं, थर्ड बूस्टर को बहुत फायदा हुआ है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में। तो इसलिए ये पक्का है कि ये बूस्टर, थर्ड बूस्टर की जब बारी आएगी हमें लगवाना पड़ेगा। इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
नमस्कार सर, मैं चिरमिरी से कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। प्रश्न ये है जी, तीसरी लहर में छोटे बच्चों पर अधिक असर होने की आशंका को देखते हुए क्या अस्पतालों में पृथक इंतजाम किया जा रहा है? जी डॉक्टर बलबीर, मुझे सवाल नहीं समझ आया। तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसे में बच्चों के लिए हॉस्पिटल में क्या अलग से आइसोलेशन और ट्रीटमेंट के लिए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं? नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो रहा पहले डेल्टा वेरिएंट के साथ, उस समय हमने सोचा था शायद बच्चों के लिए वार्ड चाहिए होगा, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है कितना एग्रेसिव और विरुलेंट वायरस था, वो बच्चों को कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाया। तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि वो माइक्रॉन बच्चों को इफेक्ट करेगा। एक ही चीज बच्चों को नुकसान है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है इस समय, तो वो प्रोन है, बट वो भी बहुत ज्यादा बच्चे इस वायरस को डील कर पा रहे हैं। हमें पता है कि वो मैनेज कर लेंगे, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वायरस उनका नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। डॉक्टर बलबीर, ठंड का मौसम है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम और हल्का बुखार आ रहा है। कब कोरोना की जांच करवाएं और कब न करवाएं, ये दुविधा बहुत से लोगों में है। देखिए, ऐसा है कि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कोरोना है कि कॉमन कोल्ड है। मैं अपनी बात बताऊंगा। 15 दिन पहले मुझे खांसी जुकाम हुआ, फीवर हुआ, मैंने कोरोना टेस्ट कराया, मैंने बाकी सब टेस्ट कराए, जबकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, जबकि ऐसा लग रहा था सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के, ना कि कोरोना वायरस के। लेकिन टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं, तभी पता लग सकता है। इसपे 2 फायदे हैं टेस्ट कराने के। अगर कोविड है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो, बाकियों को बचा सकते हो। आपका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास एंटीडोट है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। अगर जल्दी इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जाता है तो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से काफी हद तक बचाव हो सकता है सीरियस इलनेस का। तो हमारे पास एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है, तो हमें जल्दी डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर कोई भी कॉमन कोल्ड हो, कोई भी फीवर हो, कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। गोरखपुर से सतीश कुमार जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, कार्यक्रम में समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए जो वैक्सीन जो लग रही है, तो देखिए फर्स्ट डोज लगवाने के बाद हमें ऐसी बुखारें और खांसियां तरह की बीमारी आ जाती हैं, और सेकेंड डोज लगवाने के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों? जी डॉक्टर बलबीर, संक्षेप में। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एक डोज और दूसरी डोज में भी हो सकता है माइल्ड फीवर, जहाँ पे लगी है वहाँ थोड़ा दर्द हो जाए, कोई कॉमन सिम्टम्स हैं, इसके लिए परवाही नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहले के बाद दूसरे में नहीं होगा, चांस है, हो सकता है दूसरे में भी हो, और ये कहना बड़ा मुश्किल है किसको होगा किसको नहीं होगा। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में अब समय नहीं है किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भी कोविड नियमों का पालन बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। ऐसे में आप जहां भी जाएं, मास्क जरूर लगाएं, साथ ही साथ सुरक्षित दूरी का पालन करें, और एक बात का और ध्यान रखें कि जो सैनिटाइजर हाथों पर लगाने की आदत आपने कोरोना की दूसरी लहर या पहली लहर में शुरू की थी, बीच में आप सैनिटाइजर को भूल गए थे, तो सैनिटाइजर को अपने जीवन में वापस ले आइए। आप जहां भी जा रहे हैं, छोटा सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, अच्छा मास्क लगाइए, मास्क जरूर लगाइए, और अपनों का ध्यान रखिए। अपनों का ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं कि अगर आपने कोविड टीका नहीं लगवाया है तो जरूर लगाएं। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी टीकाकरण में शामिल करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।